हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यू हिंदी अकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से यू हिंदी अकेडमी की तरफ से आपको हिंदी के संपूर्ण नोट्स और संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, क्योंकि हिंदी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना हिंदी के कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही में यूपीएसआई के पद आए हुए हैं 9,534 और हमारा लक्ष्य है कि इन पदों में एक भर्ती पा जाना, एक पद पाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और एक क्वेश्चन होता है हमारा 2.5 नंबर का। कितने का? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक, कुल मिला के हिंदी यूपीएसआई में 100 नंबर की आती, जो एक पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा हमारा मार्क है। ठीक, और उसके उसी तरीके से यूपीटीटी में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक, और सुपरटेट जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक, तो हिंदी पढ़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बिना हिंदी के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हमें भर्ती पानी है तो हिंदी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो आइए चलते हैं। आज हम अपना हिंदी का प्रथम टॉपिक हो जाते हैं वर्णमाला, और यकीन मानिए कि ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, वर्णमाला हम लोग इतना डीप पढ़ेंगे कि सभी एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हिंदी से। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा अपने समय साथ में। ठीक है, और आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। समय समय पर आपको हिंदी के वीडियोज भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक क्या हमारा? वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं कि सर्वप्रथम वर्णमाला दी किसने दी थी। तो याद रखना, सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला किसने दी? सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोगों के, नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में। ठीक है, सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला किसने दी थी? कुछ लोग कहेंगे कि ये कामता प्रसाद गुरुजी ने दी थी, जबकि वो गलत हो गए आंसर। 100 में से 90 बच्चे कामता प्रसाद गुरुजी में ऑप्शन में टिक करके आएंगे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया। जबकि हिंदी की वर्णमाला सर्वप्रथम किसने दी थी? सर्वप्रथम हमें दी थी जेसुआ, नाम याद रखिए, जेसुआ कैटलर जी ने दी थी। किसने दी थी? जेसुआ कैटलर ने सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला दी थी। सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला जेसुआ कैटलर जी ने दी थी। ठीक है, तो याद रखिए, कामता प्रसाद गुरुजी ने सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला नहीं दी थी। किसने दी थी? जेसुआ कैटलर जी ने दी थी। और हिंदी में कितने वर्ण बताए थे इन्होंने हिंदी में वर्ण बताए थे 59। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 59 भी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, तो सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला किसने दी थी? हमारी जेसुआ कैटलर ने दी थी। ठीक है, और इसके इन्होंने कितने वर्ण बताए थे? इन्होंने बताया था हिंदी वर्णमाला में 59, हमारे 59 वर्ण होते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आगे है पाणिनि ने, जो पाणिनि जी थे, उन्होंने कितने वर्ण बताए थे? पाणिनि ने हिंदी वर्णमाला में ठीक है, पाणिनि ने हिंदी वर्णमाला में 63 वर्ण, कितने? 63 वर्ण बताए थे। कितने बताए थे? 63 वर्ण। 59 किसने बताए? 59 हमारे बताए थे जेसुआ कैटलर जी ने, और 63 वर्ण बताए हमारे किन्होंने? पाणिनि ने बताए थे। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, इनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। ठीक, और तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा क्या है? कामता प्रसाद गुरुजी ने, कामता प्रसाद गुरुजी, जो हमारे कामता प्रसाद गुरुजी थे, कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या किया था? व्यवस्थित वर्णमाला दी थी। क्या दी थी? हिंदी की व्यवस्थित वर्णमाला, व्यवस्थित हिंदी वर्णमाला दी थी। व्यवस्थित हिंदी वर्णमाला दी थी। इन सबको आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये है कि 1-2 दिन बाद अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर नोट कर लेंगे तो हमें हमेशा याद में
बने रहेंगे ये। ठीक, तो याद करते हुए चलेगा कि कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने वर्ण बताए थे? 52 वर्ण। ठीक ठीक, सर्वप्रथम हिंदी की वर्णमाला किसने दी थी? जेसुआ कैटलर जी ने दी थी। ठीक, इन्होंने कितने वर्ण बताए हमारे हिंदी में? 59 वर्ण बताए थे। ठीक, 59 वर्ण। और पाणिनि ने कितने वर्ण बताए? 63 वर्ण। ठीक, और कामता प्रसाद गुरुजी ने व्यवस्थित हिंदी की वर्णमाला दी थी। पेपर में क्वेश्चन अगर व्यवस्थित हिंदी वर्णमाला पूछा जाए सर्वप्रथम तो कामता प्रसाद गुरुजी हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर व्यवस्थित वर्ड नहीं आता है तो हमारा जेसुआ कैटलर आंसर होगा। और कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने वर्ण बताए थे? 52। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके आगे हम स्टार मार करके लिख लेना। ठीक, तो इनको आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग जान गए कि व्यवस्थित हिंदी की वर्णमाला किसने दी थी? कामता प्रसाद गुरुजी ने दी थी। ठीक है, और इन्होंने कितने वर्ण बताए थे? 52 वर्ण बताए थे। और पाणिनि ने कितने बताए थे? 63 बताए थे। ठीक, तो 63 से जो वर्ण 63 से ये 52 जो हो गए, इनका वर्गीकरण किसने किया? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 63 से 52 वर्गों का वर्गीकरण किसने किया? स्टार मार करके लिखेंगे इसे। तो इसे किया था कामता प्रसाद गुरुजी ने। किसने? कामता प्रसाद गुरुजी ने इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, इनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, और आज हम लोग जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी वर्ण हैं वो कामता प्रसाद, आधुनिक हिंदी जो है वो कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर चलती है अधिकांशतः। तो ठीक है, 63 से 52 वर्ग का वर्गीकरण किसने दिया था? वर्गीकरण हमारे कामता प्रसाद गुरुजी ने किया था। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि हमारी वर्णमाला में होता क्या, कितने भेद होते हैं, वर्णमाला को कितने रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो वर्णमाला को हम जानते हैं कि 2 रूपों में बांटा जा सकता है। कितने रूपों में? 2 रूप में। ये कैसी होती है? पहली क्या होती है? मौखिक। ठीक, और दूसरी क्या होती है? लिखित। याद रखिएगा, वर्णमाला को 2 रूप में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। ठीक, समझ गया बात। और इसके बाद मौखिक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितना? ठीक है, हम जान गए कि वर्णमाला को 2 रूपों में बांटा सकता है। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। और मौखिक को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला क्या है? स्वनिम। क्या है? स्वनिम। ये सब चीज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि स्वनिम क्या है और दूसरा क्या है? ध्वनि। ठीक, तो इन समय में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आज ही आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, बस साथ में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक, लिखित क्या है? लिखित के अंदर वर्ण आता है हमारा। क्या? वर्ण। ठीक, तो वर्णमाला को 2 रूप में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? मौखिक। दूसरा क्या है? लिखित। ठीक है, मौखिक को भी 2 रूपों में बांटा सकता है। पहला क्या? स्वनिम। और दूसरा क्या है हमारा? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि में बांटा जा सकता है। और वर्ण लिखित में क्या है? वर्ण। अब देखिए, हम पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे स्वनिम का भी और ध्वनि का भी और वर्ण का भी। ठीक है, जैसे आप लोगों को कन्फ्यूजन एकदम ना रहे, क्योंकि यहाँ से स्वनिम और ध्वनि से क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है और इनको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी की दृष्टि से। ठीक, 1 या 2 नंबर हमारे यूपीएसआई और यूपीटीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये तो चीज़ें हैं ना, ये कंटेंट है बहुत बढ़िया। ठीक, इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं हमारा। ठीक, तो पाइए पढ़ते हैं कि स्वनिम और ध्वनि के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं। तो हमने बताया वर्णमाला को 2 रूपों में विभक्त किया जाएगा। यही बताया ना हमने कि वर्णमाला को 2 रूपों में विभक्त किया जा रहा है। कौन सा है? पहला क्या है? मौखिक। दूसरा है लिखित। मौखिक को 2 रूपों में बांटा जा रहा है, स्वनिम और ध्वनि। ठीक, और लिखित में क्या है? वर्ण। तो ये याद रखिएगा आप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम जानते हैं स्वनिम क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। कायदे समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, अगर पेपर में क्वेश्चन आए आपके कि भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, फिर से सुनिएगा एक बार, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगी हमारी? स्वनिम होगी। भाषा विज्ञान की
सबसे सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी? स्वनिम होती है। क्या होती है? भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? स्वनिम होगी। ठीक, और दूसरा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, बहुत छोटा सा फर्क है, क्या होगी? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। ठीक, तो भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई होगी हमारा स्वनिम। याद रखिएगा क्या? भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी हमारी? ध्वनि होगी। यहां से क्वेश्चन बनता है और 100 में 99% बच्चा इसको गलत करता है। तो ठीक है, सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये पेपर में पूछी जाती है और इनमें बहुत सा कंफ्यूजन हमें हो जाता है। ठीक है, और वर्ण क्या होता है ये जानते हैं? वर्ण क्या होता है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। क्या होता है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। और एक बार आपको बता दें कि यू हिंद एकेडमी की तरफ से आपको पूरा कोर्स हिंदी का अवेलेबल किया जाएगा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अंत हो जाएगा इसका, यहाँ इससे बाहर कुछ पेपर में पूछा ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप तक अध्ययन किया जाएगा। तो आइए समझते रहिएगा साथ साथ में कि क्या है भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है हमारा। और वर्ण क्या है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक, अब हम जानते हैं स्वनिम, ध्वनि और वर्ण को एक एक हेडिंग बना के लिखिएगा आप लोग। ठीक, एक एक इनके पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और शुरुआत से लेकर अंत तक बढ़ेंगे। अब कुछ लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होती है कि वर्ण बड़ा होता है कि स्वनिम बड़ा होता है, तो ये भी आज आपका दूर कर देते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटे से बड़े के रूप में लिख रहे हैं, याद रखिएगा, छोटे से बड़े के रूप में मैं लिख रहा हूं। ठीक, तो सबसे छोटा क्या होता है? स्वनिम। स्वनिम। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? ध्वनि हमारा। मैं ये छोटे से बड़े के रूप में लिख रहा हूं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, स्वनिम, उसके बाद आता है ध्वनि, उसके बाद आता है हमारा वर्ण। ठीक, उसके बाद आता है हमारा अक्षर। कुछ लोगों को वर्ण और अक्षर एक ही लगता है कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इन सब के बारे में भी कंफ्यूजन आज सारे आपके दूर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे छोटा क्या है? स्वनिम, फिर उसके बड़ा ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर क्या है? फिर हमारा आ जाएगा अक्षर को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? शब्द बनेगा। क्या बनेगा? शब्द। इसको क्या बोलते हैं? पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पद भी बोलते हैं। इसके बाद क्या कहेंगे? पदों को मिलाकर क्या बनेगा? पदबंध बन जाएगा। चीजों को जोड़ते हुए चलिए। ठीक, शब्द, पद, फिर पदबंध। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा पदबंध के बाद उपवाक्य। क्या? उपवाक्य, जो वाक्य से छोटा होगा। उपवाक्य के बाद आएगा क्या? वाक्य। ठीक, तो ये होता है कि हमारा कोई भी सेंटेंस जब बनता है, वाक्य बनता है, तो इतने क्रम में तोड़ा जा सकता है। ठीक, ये मैंने छोटे से बड़े के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले क्या है? स्वनिम, फिर ध्वनि, फिर वर्ण, अक्षर, शब्द, शब्द को पद भी बोलते हैं, पदबंध भी आता है, और उपबंध आता है, उपवाक्य आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? वाक्य। अब कुछ लोगों को इसमें डिफरेंस होता है कि सर पदबंध क्या होता है या और उपवाक्य क्या होता है। तो ठीक, साथ में बने रहिएगा। चीज़ों को हम पहले स्वनिम पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, पदबंध पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, उपवाक्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, और लाइक करना कंपलसरी है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं कि क्या होता है इसमें भेद, कि क्या एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे बताया कि हिंदी के शिक्षक
हिंदी के शिक्षक आशीष, ठीक है, आशीष सर ने बताया कि यू हिंद एकेडमी सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इसमें समझते हैं वर्ण क्या है, ठीक है। पहले बड़े से छोटे ग्रुप में चलते हैं। वाक्य क्या है हमारा, ये पूरा क्या है, वाक्य कि आशीष, हिंदी के शिक्षक आशीष सर ने बताया कि यू हिंद एकेडमी सबसे बढ़िया है। तो ये क्या है हमारा, एक वाक्य है। और वाक्य में क्या होता है, जब उपवाक्य होते हैं, ठीक, वाक्य के अंदर क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य होते हैं जिसमें अर्थ पूर्ण ना हो। एक बार फिर से सुनिएगा, उपवाक्य वे होते हैं जिसमें अर्थ पूर्ण ना हो, ठीक। जैसे हिंदी के शिक्षक आशीष सर ने बताया, अब क्या बताया ये हमें पता नहीं है, ठीक। तो इसमें अर्थ पूर्ण नहीं हुआ, ठीक। क्या है हमारा, हिंदी के शिक्षक आशीष सर ने बताया, ये हमारा क्या है, उपवाक्य है। बात समझ में आई, ठीक। और उसके बाद क्या है, हिंदी के शिक्षक आशीष सर, ये हमारा क्या हो गया, पदबंध हो गया। वाक्य क्या था हमारा, ये पूरा था, पूरा अर्थ स्पष्ट करे वह होता है वाक्य, ठीक है। जो आधा अधूरा अर्थ दे वह होता है उपवाक्य, ठीक। और ये हमारा हिंदी के शिक्षक आशीष सर, कुछ स्पष्ट हुआ आपको, इसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, पदबंध मतलब होता है शब्दों को मिला दिया जाता है सार्थक क्रम में, पर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक, अधूरा होता है। तो ये क्या हो गया, पदबंध हो गया, ठीक। उसके बाद कहता है हमारा पद या मतलब शब्द। तो शब्द तो सबको ही पता होगा, एक हिंदी शब्द है, यहाँ एक के शब्द है, के हटा दो, के तो वर्ण, ठीक है। उसके बाद शिक्षक हो गया, आशीष हो गया, सर हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे शब्द या पद हैं। उसके बाद अक्षर भी आप लोगों को पता होगा, ठीक। अब हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था कि स्वनिम क्या होता है। तो स्वनिम के बारे में एक एक पॉइंट नोट करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वनिम क्या होता है, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, मैं बता चुका हूं, ये भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारा, स्वनिम, ठीक। उसके बाद क्या है, आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है स्वनिम के बारे में पढ़ते हैं। कई स्वनिम, मतलब स्वनिम कई सारे हो जाते हैं, दो या दो से अधिक, मतलब इसका ये है, कई स्वनिम मिलकर ध्वनि बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ध्वनि बनाते हैं। कई स्वनिम मिलकर क्या बनाते हैं, ध्वनि बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम क्या है, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे स्टार मार्क बनाकर। उच्चारण की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई, जिसका अभी हमने बता दिया था कि बढ़ते हुए क्रम में उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। और स्वनिम की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा जानते हैं क्या होगी। स्वनिम की परिभाषा क्या होगी कि एक बार मुंह खुलने, ठीक है, और बंद होने के बीच में जो वायु मुख से निकलती है वही क्या होती है, स्वनिम। जैसे हम लोगों ने कोई वर्ण बोला का, फिर उसके बाद खोला, उसके बाद मुंह बंद भी तो करेंगे, ठीक। तो यही जो इसके बीच में जो वायु निकली मुख से बाहर, वही क्या होगी, हमारी स्वनिम होगी, ठीक है। तो एक बार मुंह खुलने, एक बार मुख खुलने व बंद होने, एक बार मुंह खुलने व बंद होने
के बीच मुख से निकलने वाली वायु क्या कहलाती है? स्वनिम। वायु क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती ठीक है। तो ये बात समझ में आई। एक बार मुख खुलने व बंद होने के बीच में मुख से जो वायु निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया हमारे स्वनिम के बारे में। या आज के बाद हमें नहीं लगता कि स्वनिम के बारे में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें हमने स्पष्ट रूप से और बता दी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ये सब क्या होगा नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि बनाते हैं। ठीक है, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। ठीक, एक इसकी परिभाषा क्या होती है? एक बार मुंह खुला और बंद होने के बीच में जो वायु मुख से निकली वो क्या होगी? स्वनिम हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ध्वनि की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वनिम क्या थी? भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई। और यह क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी होती है? स्वनिम। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। दूसरा क्या होगा? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? हमारी ध्वनि होगी। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ जाएगा। और ये बहुत कंफ्यूज कर देते हैं पेपर के समय में, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये होगा कि ये होगा। ठीक है, उस कंफ्यूजन में हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इससे बढ़िया कि हम लोग एक बार इनको पढ़ते हैं कायदे से और इनको दिमाग में फिट करके इनको अलग करते हैं और अपना 1-2 नंबर जितना आए उतना पक्का करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन छोटे छोटे हम लोग को लगता है पेपर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं, वो एग्जामिनर जो होता है छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसाता है। जहाँ तक हमने पेपर देखा है, हमको तो यही लगता है कि एग्जामिनर जो छोटे छोटे क्वेश्चनों में फंसाता है। इसलिए हमें बेस से लेकर ऊपर तक बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकता है। ठीक है, आप और कहीं से भी वीडियो देख लीजिए, इससे अच्छा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में ही मिलेगा और वहाँ भी इसी तरह का कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है यह, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और क्या है? ध्वनि। ध्वनि में पता चल गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। और आगे क्या है? यह क्या है? प्रमाणिक या एक अप्रमाणिक। यह एक अप्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई है। क्या है? प्रत्यक्ष इकाई है। यह एक अप्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई है। बात समझ में? अप्रमाणिक कैसे है? अप्रमाणिक क्योंकि हम लोग ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो किसी ने इसको देखा तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यह क्या है? अप्रमाणिक है। और प्रत्यक्ष किस प्रकार है? क्योंकि हम जानते हैं कि यह मौजूद है। ठीक, इसके प्रमाण हैं। ठीक, हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखती है पर प्रमाणित नहीं हो सकती। तो यह अप्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई है। तो ध्वनि के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्या है भैया? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या एक अप्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई भी है हमारी। तो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के बाद क्या था? हमारा वर्ण था। अब आगे वर्ण की ओर बढ़ते हैं। वर्ण को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं वर्ण की ओर। वर्ण क्या कहता है? वर्ण हमारा क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी वर्ण है। ठीक है, बात समझ में आई? ध्वनि क्या थी? हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती थी, इसलिए मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। या वर्ण क्या है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण है। आइए देखते हैं यह क्या है?
इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्ण को लिख के भी दे सकते हैं, ठीक, या एक प्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई है। क्या है, प्रमाणिक और क्या है, प्रत्यक्ष इकाई है, प्रत्यक्ष इकाई है, ठीक है। इसको जैसे हमने का लिखा, वर्ण कैसे होता है, आधा का, ये क्या होता है, ये हमारा वर्ण होता है। इसको हम लिख भी सकते हैं, प्रमाणिक है और प्रत्यक्ष भी है, इसलिए क्या है, वर्ण क्या है, यह एक प्रमाणिक और प्रत्यक्ष इकाई है हमारा वर्ण, ठीक। यह स्वर रहित, फिर से याद रखिएगा, स्वर सहित नहीं, स्वर रहित होता है। ये क्या होता है, स्वर रहित होता है, या स्वर रहित होता है, ठीक। बात समझ में, क्योंकि अगर इसमें स्वर लगा देंगे तो यह अक्षर बन जाएगा हमारा, ठीक। अक्षर और वर्ण में यही डिफरेंस होता है कि यह स्वर रहित होता है और अक्षर हमारा क्या होता है, स्वर सहित होता है, ठीक। तो अक्षर भी यही देख लेते हैं हम, अक्षर क्या होगा, अक्षर क्या होता है, स्वर सहित, या स्वर सहित होता है। क्या होता है, स्वर सहित होता है, क्या होता है, स्वर सहित होता है। बस समझ में आई आपको, ये क्या होता है, स्वर सहित होता है। वर्ण हमारा स्वर रहित होता है और ये क्या होता है, स्वर सहित होता है। उदाहरण देखेंगे इसका, देखिए जैसे हमने का लिखा, इसमें क्या है, इसमें वर्ण हो गया, ये का हमारा आधा का, और ये देखिए ये आ हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया, ठीक। तो स्वर को मिलाकर बनता है हमारा क्या, अक्षर, ठीक। बात समझ में आ गई। और इसका खंडन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हमने इसका यहाँ पे का खंडन कर दिया आदि का और एक स्वर में, ठीक। तो इसका खंडन किया जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को आज से स्वर, उसमें अक्षर और वर्ण में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको नहीं लगता होगा कि वर्ण और अक्षर तो एक ही हैं, इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक। तो यहाँ से ये पॉइंट बनता है, क्या होता है, यह वर्ण में एक पॉइंट और यहाँ से निकल के आ गया, क्या, इसका खंडन नहीं किया सकता, वर्ण का खंडन नहीं हो सकता, इसका खंडन नहीं हो सकता, इसका खंडन नहीं हो सकता, इसका खंडन नहीं हो सकता, ठीक। या मूल इकाई होता है वर्ण, क्या होता है, वर्ण क्या होती है, मूल इकाई होती है, मूल इकाई होती है, मूल इकाई होती है। बात समझ में आई। आप चाहे जौन सा पेपर दे ले हिंदी का, ये सब आपको मिलना कंपलसरी है, आप सबको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि क्या एक अमात्रिक होता है, ये भी लिख सकते हैं, यह अमात्रिक होता है, से मात्रा नहीं होती, अमात्रिक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना आज पढ़ाया गया होगा उतना समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर आप कुछ चीज़ें यू हिंदी अकेडमी तरफ से जो दी जा रही हो पसंद आती हो तो लाइक कीजिए वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।